हेलो स्टूडेंट, मैं प्रकाश दुबे एफएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा। इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, एक हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था, जैसे फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया, फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो गया, फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, फ्लूइड मशीनरी हो गया। आज से हम यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 में हम सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, उसमें भी फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, एज ए होल फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, उसके डेफिनेशन को देखेंगे। सॉलिड और फ्लूइड के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसको देखेंगे। देन इसके बाद जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये फ्लूइड वर्ड क्या होता है इसको समझते हैं। देन फ्लूइड का क्या अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे। देन अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। तो देखिए, बोर्ड में आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो इसको देखेंगे। इसके पहले आप देखिए कि फ्लूइड होता क्या है। देखिए, फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जिसके पास कैपेसिटी होता है कि वो फ्लो कर सकता है। क्लियर है, फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जिसके पास कैपेसिटी होता है कि वो फ्लो कर सकता है। अब आप ये बोलोगे कि सर फ्लो क्या होता है, या कोई भी सब्सटेंस फ्लो कर रहा है तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो फ्लो कर रहा है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट करने जाऊं तो सपोज करिए कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, पहला कोई भी सब्सटेंस है उसका पोजीशन पॉइंट 1 पे था। क्लियर है, पॉइंट 1 पे पहले किसी भी सब्सटेंस या फ्लूइड बोल सकते हैं उसका पोजीशन था। कुछ टाइम के बाद जब ये फ्लूइड कंटिन्यूअस मूव होके पॉइंट 2 पे चले जाता है, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम ये बोलेंगे कि क्योंकि वो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक फ्लो कर रहा है। जब फ्लूइड 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, या ये बोल सकते हो कि अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को या इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फ्लो बोलेंगे। क्लियर है, तो देखिए फ्लूइड क्या हो गया। फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है, फर्स्ट कीवर्ड, फ्लूइड वो एक सब्सटेंस होता है जो फ्लो कर सकता है। पहला की पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है फ्लूइड के डेफिनेशन में। दूसरा जो की पॉइंट है कि नो डेफिनिट शेप। इसका मतलब हम समझते हैं कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड का अपना खुद का कोई शेप नहीं होता। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आप देखिए पानी को जिस भी शेप के बर्तन में आप डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे अगर वो बर्तन का शेप रेक्टेंगुलर होगा तो वाटर भी हमें रेक्टेंगुलर शेप में फिल होते हुएगा। अगर वही सर्कुलर शेप हुआ अगर बर्तन का तो वो हमें सर्कुलर, वाटर भी सर्कुलर मतलब फुल होगा। तो वाटर ऑब्वियसली फ्लूइड है। तो पहला चीज़ कि कोई भी फ्लूइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज़ हमने क्या देखा कि सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, और दूसरा इसका खुद का कोई डिफाइंड शेप नहीं रहता है, और जिस भी वेसल में हम उसको पोर करते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं थर्ड की इंपॉर्टेंट में, जीरो मेमोरी सब्सटेंस। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने की इससे पहले अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ कि जैसे सपोज करिए ये एक सब्सटेंस है जिसको कि मैं सॉलिड कंसीडर कर रहा हूँ। क्लियर है, ये एक सब्सटेंस है जिसको मैं सॉलिड कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर एक शियर लोड लगाता हूँ, कौन सा लोड लगा रहा हूँ, शियर लोड लगा रहा हूँ, और वो लोड कहाँ तक, लोड अप टू इलास्टिक लिमिट। आप लोग मॉस में पढ़े होंगे, इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम किसी भी जहाँ तक हम किसी सब्सटेंस के ऊपर लोड लगाते हैं और उसके बाद उसको हम रिमूव करते हैं तो वो वापस अपने शेप में आ जाता है। तो देखिए कोई सॉलिड है, सॉलिड पर हमने शियर लोड लगाया अप टू इलास्टिक लिमिट, और अगर जब हम इस लोड को रिमूव कर देंगे तो सपोज करिए अगर जब हम इसमें लोड लगाए तो कुछ इस तरीके से डिफॉर्मेशन हुआ, कुछ इस तरीके से डिफॉर्मेशन हुआ, और जब हम लोड को रिमूव करेंगे तो क्या होता है कि ये जो सॉलिड होता है, जो इसका ओरिजिनल शेप रहता है वही ओरिजिनल शेप ऑब्टेन कर लेता है। ये तो हमने देखा कि सॉलिड के केस में ये होता है। लेकिन
फ्लूइड के केस में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस फ्लूइड लेते हैं और फ्लूइड के ऊपर हम अगर शियर लोड लगाते हैं और अगर वो एक बार डिस्टर्ब हो जाता है तो ये क्या होता है, आपका कंटिन्यूअसली फ्लो होते जाता है, कंटिन्यूअसली फ्लो होते जाता है जब तक कि इसके अंदर एनर्जी रहेगा फ्लो होने का। क्लियर है। अब अगर हम ये सोचें कि अगर मैं ये लोड को रिमूव करूं और ये फ्लूइड वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि सॉलिड के केस में ये पॉसिबल था लेकिन फ्लूइड के केस में ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर टर्म को यूज किया है, एक टेक्निकल वर्ड यूज किया है, जीरो मेमोरी सब्सटेंस। मेमोरी मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमें याद रहती है। तो फ्लूइड का अपना खुद का मेमोरी नहीं होता है। जब एक बार उसमें लोड लगा दिया तो उसको खुद का मेमोरी नहीं है कि मेरा ओरिजिनल शेप कैसा था मैं वापस उस पर रिटर्न करूं। जबकि सॉलिड के लिए, सॉलिड को अप टू इलास्टिक लिमिट अगर हम लोड लगाएं तो उसको वो वापस अपना रीगेन कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है पार्शियल मेमोरी सब्सटेंस। जबकि फ्लूइड को क्या हम बोल रहे हैं, जीरो मेमोरी सब्सटेंस। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होगी। एक बार हम इसको फिर से समझते हैं और डेफिनेशन को आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए एक बार और जो डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है इसको समझते हैं, देन आगे हम लोग मूव करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो। पहला कीवर्ड क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो कर सकता है। देन इट हैज नो डेफिनिट शेप, यानी कि फ्लूइड का अपना खुद का कोई शेप नहीं होता है। जैसे जिस भी कंटेनर में हम पोर करेंगे वो उसका शेप ले लेता है। तो यहाँ तक क्लियर है, वो वैसा अपना शेप ले लेता है। दूसरा की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जीरो मेमोरी सब्सटेंस, यानी सॉलिड में अगर हम लोड लगाएंगे अप टू इलास्टिक लिमिट और लोड को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। लेकिन फ्लूइड के केस में क्या होता है कि एक बार जब हम इसको शियर लोड लगा दिए तो फिर ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस फ्लो होते जाता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्म होते जाता है और लोड हटाने के बाद भी वो अपने वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाता है। ठीक है, तो होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम अब देखते हैं कि फ्लूइड का क्या क्लासिफिकेशन होता है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आई थिंक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम देखते हैं फ्लूइड का क्या अलग अलग क्लास है। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं फ्लूइड का क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो फ्लूइड को बेसिकली हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, या इसका दो क्लास है। एक तो हमारा क्या होता है, आप सुने होंगे लिक्विड होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, गैस होता है। क्लियर है, मतलब फ्लूइड का दो क्लास है, या एक लिक्विड होता है, लिक्विड में क्लासीफाई कर सकते हैं, गैस में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखिए लिक्विड क्या है, गैस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो लिक्विड की बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए लिक्विड जो होता है इसका जो वॉल्यूम होता है, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। क्लियर है, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर किसी गैलन में अगर हम पोर कर दिए, डाल दिए, किसी वेसल में डाल दिए, तो वो 1 लीटर जो वाटर है वो गैलन के 1 लीटर स्पेस को ही ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है, बाकी जगह खाली रहेगा। जबकि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट नहीं होता है, नो डेफिनिट वॉल्यूम। किसका, गैस का। इसका मतलब आपने खुद सोचा होगा, गैस को अगर एक बॉटल है उसमें हम गैस को डालेंगे तो अब गैलन कितना भी बड़ा हो, कितना भी आप गैस को डालो, वो गैस पूरे बॉटल में सब तरफ फैल जाएगा। क्लियर है, तो मतलब इसका खुद का कोई डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। तो पहला दोनों में डिफरेंस तो ये हम लोग को देखने को मिला। जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक है लिक्विड का, तो लिक्विड को हम जनरली इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल। जबकि गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। अब हम वर्ड समझते हैं, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है और कंप्रेसिबल क्या होता है। देखिए कंप्रेसिबल आप लोग देखे होंगे, यहीं से अगर स्टार्ट करें तो हम एलपीजी जो सिलेंडर होता है
एलपीजी जो डोमेस्टिक में हम लोग यूज करते हैं किचन में, वो एलपीजी सिलेंडर जो होता है उसमें वो सिलेंडर के अंदर जो गैस होता है वो बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड करके भरा हुआ रहता है, जबकि जो लिक्विड होता है वो जनरली इनकम्प्रेसिबल होता है। तो ये इनकम्प्रेसिबल वर्ड क्या है या कंप्रेसिबल वर्ड क्या है? देखिए, अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर हम प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर लगाने के कारण उसके अगर वॉल्यूम में चेंज आता है तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कंप्रेसिबल है। और अगर उसका वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ या नेग्लिजिबल चेंज हुआ तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्रेसिबल। तो जो लिक्विड होता है, देखिए हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है जनरली, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर लिक्विड। अब ये एक्सेप्शन कब होगा? जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाए और उसमें हम लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो मे बी सम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में चेंज आया है, लेकिन लोअर प्रेशर और जनरली हमने ये देखा हुआ है कि जो लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। और तीसरा अगर हम डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो देखिए, जो लिक्विड होता है तो उसमें जो अगर हम मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो ये थोड़ा क्लोजली पैक्ड होता है एज कंपेयर टू गैसेस, जबकि गैस में यही जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं तीसरे पॉइंट में कि जो लिक्विड का जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगा, हायर एज कंपेयर टू गैस, जबकि गैस के केस में क्या हो जाएगा कि लेस डेंसिटी कंपेयर टू लिक्विड। तो आई थिंक आपको ये जो फ्लूइड का जो अलग अलग क्लास है और उनमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं। अभी हमने फ्लूइड पढ़ा तो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि सॉलिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। तो एक तरफ हम सॉलिड लेते हैं, सॉलिड, और दूसरी तरफ हम फ्लूइड को लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला डिफरेंस पहले हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, देखिए लोअर क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ये ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ रहता है। तो जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड रहते हैं। क्लियर है? और इनके बीच में जो बॉन्ड रहता है वो भी बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू लिक्विड या लिक्विड एंड गैस, या हम फ्लूइड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सॉलिड में आपने देखा होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल से मिलकर बना रहता है, और जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत क्लोजली, एकदम बहुत पास और हाई एटॉमिक बॉन्ड, जो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है हाई इंटरमोलिकुलर बॉन्ड से वो जुड़े होते हैं। इसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि क्लोजली पैक्ड हैं तो हम कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं, और रिजिड भी होंगे क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड रहता है वो बहुत ही वो रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड closely and have a higher
molecular bond, hence solid are more compact and rigid as compared to लिक्विड नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली फ्लूइड वर्ड यूज करने की, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों के लिए होगा, तो एज कंपेयर टू फ्लूइड। तो देखिए पहला डिफरेंस सॉलिड और फ्लूइड में, इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड क्लोजली, अभी हमने डायग्राम में देखा बहुत क्लोजली प्लेस्ड रहते हैं, और उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड रहता है वो भी बहुत हाई रहता है, जिसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड भी होते हैं एज वेल एज कॉम्पैक्ट भी होते हैं एज कंपेयर टू फ्लूइड। इसी डेफिनेशन का उल्टा हम फ्लूइड में कर सकते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इन फ्लूइड molecules are placed at larger distance and have a low intermolecular bond, hence fluid are less compact and rigid तो ऑब्वियसली एकदम होता ही नहीं है, बट लेस वर्ड भी यूज कर, इसलिए लेस वर्ड ही यूज कर रहे हैं, या कॉम्पैक्ट रिजिड तो होता ही नहीं है, लेस कॉम्पैक्ट, रिजिड वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, क्योंकि रिजिड तो होता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो होता है, लेस कॉम्पैक्ट एज कंपेयर टू सॉलिड। तो पहला हमने सॉलिड और फ्लूइड के अंदर में डिफरेंस, फ्लूइड सॉलिड और फ्लूइड के बीच में हमने डिफरेंस देखा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देन इसके बाद हम लोग दूसरे डिफरेंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग दूसरा डिफरेंस देखते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या होता है कि जो सॉलिड होता है, तो सॉलिड के ऊपर अगर आप लोड लगाओगे तो वो टेंसाइल को भी रजिस्ट करेगा, कंप्रेसिव को भी रजिस्ट करेगा, शियर को भी रजिस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम उसके ऊपर तीनों टाइप का किसी भी टाइप का लोड लगाएं, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, तो क्या होगा, उसके जो इंटरमोलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो फोर्स को अपोज करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो रजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि फ्लूइड के केस में क्या होता है, फ्लूइड में हम उसको खींच नहीं सकते, उसमें कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं रहता है। दूसरी बात आई कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव हो सकता है, लेकिन जब हम उसको कंटेनर में लेके और कंप्रेस करने की कोशिश करें तब ये पॉसिबल है। जबकि शियर में क्या होता है, शियर जब हम फ्लूइड के ऊपर लगाएंगे तो वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते जाता है, और अगर आप लोड को रिमूव भी करोगे तो वो वापस अपने शेप में नहीं आता, जबकि हमने फ्लूइड के डेफिनेशन में देखा हुआ था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट को हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि सॉलिड आर resistance to tensile, compressive and solid are resistance to tensile, compressive and the solid are resistance to tensile, compressive and shear stress। जबकि फ्लूइड के केस में हम क्या लिखेंगे कि फ्लूइड हैव no tensile stress, fluid has no tensile stress, it can be compressed in closed vessel, क्लियर है, क्लोज वेसल में इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, एंड जो इफ while shear stress is applied, if shear stress are applied, it flow continuously
कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा। तो ये हमने दूसरा डिफरेंस देखा। एक और हम डिफरेंस देखेंगे, उसके पहले कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मेरा राइटिंग थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ। हमने क्या लिखा अभी सेकंड पॉइंट, सॉलिड आर रेजिस्टेंस टू टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेस। फ्लूइड में हमने लिखा फ्लूइड हैव नो टेंसाइल स्ट्रेस, इट कैन बी कंप्रेस्ड इन क्लोज वेसल, while shear stress is applied it flow continuously। क्लियर है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट, क्योंकि नीचे नहीं दिखेगा तो मेरे को उसे यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड इसमें डिफरेंस देखते हैं कि देखिए, जो पहले मैं लिख लेता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। सॉलिड आर कंसीडर्ड एज, solid are considered as partial memory substance, जबकि फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए डेफिनेशन में मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इसीलिए मैं इसको चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझते हैं पहले, लेकिन नोट डाउन कर लेते हैं। Solid are considered as partial memory substance, while fluid are considered स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, considered as जीरो मेमोरी सब्सटेंस। इसका मतलब हम समझते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड है बट है इसका मीनिंग सिंपल, लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट को, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए सॉलिड को हम पार्शियल मेमोरी, यानी इसका मतलब ये देखिए, अगर ये एक सॉलिड है, इसके ऊपर मैं लोड लगा रहा हूँ, मान लीजिए शियर लोड ही लगा रहा हूँ, कहाँ तक, अप टू इलास्टिक पॉइंट तक, अप टू इलास्टिक पॉइंट जब मैं लगा रहा हूं, और अगर मैं जब इसको लोड को मैं रिमूव कर दूंगा, तो अगर सपोज करिए लोड लगाने के बाद इसके में कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, कुछ इस तरीके का मान लेते हैं कि कुछ डिफॉर्मेशन आया, और जब मैं लोड को रिमूव करूंगा तो ये वापस अपना जो ओरिजिनल शेप रहता है ना सॉलिड, वो ऑब्टेन कर लेता है, जो भी इसका ओरिजिनल शेप रहेगा वो ऑब्टेन कर लेता है, कौन, सॉलिड। लेकिन जब हम इसको इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर देता है, प्लास्टिक रीजन में चले जाता है, और तब हम लोड रिमूव करें तो वो वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, तो केवल अप टू इलास्टिक लिमिट तक ही वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसीलिए हम क्या इसको बोलते हैं, पार्शियल मेमोरी सब्सटेंस। जो कीवर्ड है ये थर्ड डेफिनेशन में, पार्शियल मेमोरी सब्सटेंस किसको बोला जाता है, सॉलिड को बोला जाता है। जबकि फ्लूइड के केस में क्या होता है, हमने देखा कि अगर ये फ्लूइड है, इसके ऊपर एक बार आप शियर लोड लगाए और ये अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो ये फिर क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली फ्लो करते जाता है, कंटिन्यूअसली फ्लो करते जाता है, और अपने वापस ओरिजिनल शेप में ये वापस नहीं आता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मेमोरी सब्सटेंस। होप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम देखते हैं, देखिए अभी हमने फ्लूइड और सॉलिड के बारे में डिफरेंस देखा, मतलब अभी हमने क्या क्या देख लिया, फ्लूइड को डिफाइन कर लिया, फ्लूइड की क्लासिफिकेशन को हमने देख लिया, देन सॉलिड और फ्लूइड के बीच में क्या डिफरेंस है इसको देख लिया। देखिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने ऑलरेडी ये जो मैकेनिक्स होता है, इस मैकेनिक्स को हमने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर से हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें पहले ये मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैकेनिक्स। तो ये मैकेनिक्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमें नोट डाउन कर लेने चाहिए। पहले समझते हैं फिर नोट डाउन कर लेंगे। देखिए मैकेनिक्स क्या होता है ना, जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर में अलग अलग फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का उस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, या उस फोर्स के कारण उसकी बॉडी में क्या बिहेवियर में चेंज आता है, जब हम उसका स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स बोलेंगे। क्लियर है। तो इसका डेफिनेशन लिख ले हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैकेनिक्स को क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ
स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन एनी बॉडी, यानी किसी बॉडी के ऊपर अलग अलग फोर्स जो लग रहा है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उस बॉडी के ऊपर, जब हम उसका स्टडी करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिक्स हो जाएगा। तो फ्लूइड भी हमें समझ में आ गया, मैकेनिक्स भी समझ में आ गया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि प्लीज़ आप लोग डिफाइन करिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, तो मेरे को लगता है कि इस स्टेज में आप फ्लूइड मैकेनिक्स को डिफाइन कर लेंगे। तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स को मैं डिफाइन करता हूं, फिर उसका हम लोग इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्लूइड देख लिए, मैकेनिक्स देख लिए, अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देखिए जब भी किसी फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर अलग अलग फोर्स लगेगा और अगर उस फोर्स के कारण उस फ्लूइड पार्टिकल के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा उसको हम बोल सकते हैं कि वो फ्लूइड मैकेनिक्स होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हो गया, तो अगर मैं इसको डिफाइन करने जाऊँ तो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन एनी बॉडी, या इसका दूसरा डेफिनेशन भी ये भी लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है उस फोर्स का उस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या उस बॉडी के बिहेवियर में जो भी चेंजेस आ रहा है जब हम उसका स्टडी करेंगे तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स बोलेंगे। समझ में आया डेफिनेशन, तो इसको चलिए नोट डाउन कर लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को। फ्लूइड मैकेनिक्स, तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ क्या होता है इसका। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which study the effect of forces on fluid particles। ये डिफाइन कर सकते हैं, या इसका दूसरा भी डिफाइन हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच study the behavior of fluid under application of forces, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने फ्लूइड को भी डिफाइन कर लिया, फ्लूइड मैकेनिक्स को भी डिफाइन कर लिया, और अब एज ए होल सब्जेक्ट जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसको भी हमने डिफाइन कर लिया। क्या हो है इसका, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूइड पार्टिकल और स्टडी द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। तो ये हमारा होल फ्लूइड का और फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन हो गया। अब हमारा एक आज के क्लास का एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको डिस्कस करते हैं, देन क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट जो है आज के हमारे डिस्कशन का, कि अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका क्या एप्लीकेशन है, एज ए इंजीनियर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक और एफएम में शॉर्ट में अब मैं लिखूँगा एफएम और हाइड्रोलिक। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एज ए इंजीनियर क्या एप्लीकेशन है इसको हम डिस्कस करते हैं, देन क्लास को एंड अप करते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। एज ए सिविल इंजीनियर और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर दोनों आप सोच सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में क्या होगा, आपने देखा होगा
जो अर्बन एरिया होता है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे घर तक पानी आता है, तो पानी को पहले क्या किया जाता है, रिवर से एक बड़ा सा टंकी बना रहता है, वहाँ पे स्टोर करते हैं, देन इसको पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर तक आते हैं। अब वो जो आपके तो घर तक आ गया, लेकिन इंजीनियर ने उसमें क्या क्या किया, कितना फ्लो रेट होना चाहिए उस पाइप में उस फ्लूइड का जो आ रहा है उसके कारण कितना फोर्सेस लग रहा है, उसका भी तो हम स्टडी करेंगे ना, तभी ताकि वो लीकेज ना हो। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि पाइप फट जाता है। तो एज ए सिविल इंजीनियर पहला हमारा क्या हो जाएगा कि डिजाइनिंग, अगर हमें फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज है तो हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइनिंग ऑफ पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। इवन क्रूड ऑयल को भी क्या किया जाता है, क्रूड ऑयल जो होता है ना उसको क्या किया जाता है, उसको भी बहुत पाइपलाइन आप देखे होंगे कि बरनौली से लेके हल्दिया तक का पाइपलाइन, तो उसमें फ्लूइड जो पास किया जाता है उसमें भी ये लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाइपलाइन केवल वाटर तक ही आप सीमित मत रखिए, इंडस्ट्री में भी इसको यूज हम कर सकते हैं। जो पावर प्लांट होता है उसमें भी हम वाटर या फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ भी ये याद आ जाए, मतलब एप्लीकेशन आ जाएगा। दूसरा जो अब हम एप्लीकेशन जब देखते हैं तो देखिए हमने देखा होगा कि इरिगेशन सिस्टम होता है ना सिंचाई वाला, तो सिंचाई के लिए क्या किया जाता है, पहले डैम बनाया जाता है रिवर के ऊपर, फिर कैनाल के थ्रू उसको क्या किया जाता है, वाटर को सप्लाई किया जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजाइनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेलिंग मेरे से अभी मिस्टेक हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे डैम हो गया, कैनाल हो गया, एक्सेट्रा। मतलब डैम है, डैम में पानी फिल अप रहेगा, तो डैम जो रहेगा तो डैम के वॉल पे जो वाटर को जब हम स्टोर करेंगे तो लोड लगाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा कि वो उस वाटर के प्रेशर को वो जो डैम का जो वॉल है वो सह सके। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई वाटर का क्या बिहेवियर होता है, फ्लूइड का क्या बिहेवियर होता है, कितना प्रेशर लगाता है, तो इसमें हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस आ जाएगा। क्लियर है, कैनाल के थ्रू हम पानी को सप्लाई करेंगे तो वो लीकेज ना हो, क्लियर है, अदरवाइज वो लैंड को क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा अगर वाटर अगर बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो जाता है तो हमारा जो पानी का तो लॉस होता ही होता है, लैंड को भी नुकसानदायक होता है, वो लैंड सलाइन हो जाता है, उपजाऊ नहीं रह पाता है, तो इसलिए वो लीकेज ना हो, तो कैनाल का भी डिजाइनिंग में हमारा काम आएगा। देन आपने देखा होगा कि जो डैम होता है तो डैम से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर हमें नॉलेज होगा तो डैम को कितना बनाना है, देखिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट टरबाइन का यूज़ करके हम पावर को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये टरबाइन भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे इम्पल्स टरबाइन होता है, फ्रांसिस टरबाइन होता है, कैप्लान टरबाइन होता है, सबका फ्लो रेट अलग अलग होता है, उसके बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है। तो अगर हमें ये नॉलेज पता होगा फ्लूइड मशीनरी में कि अलग अलग टरबाइन का क्या फ्लो रेट होगा, कितना वो डिस्चार्ज पे वर्क करता है, तो हम डिजाइनिंग कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या सुटेबल है, डैम के अकॉर्डिंग हम डिजाइन कर सकते हैं या हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टरबाइन हमारे लिए सुटेबल होगा, तो उसमें भी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का आएगा काम। तो ये चीजें जब हम फ्लूइड मशीनरी पढ़ेंगे तो और हम डिटेल में दिखेंगे। और लास्ट एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं कि हम फ्लूइड को यूज करके जो हाइड्रोलिक मशीन होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस जिसको बोलते हैं, इसका यूज करके हम हैवी जो लोड होते हैं उसको लिफ्ट कर सकते हैं। हैवी लोड लिफ्टिंग प्रोसेस में भी हम फ्लूइड को यूज कर सकते हैं। तो देखिए है तो बहुत ही इसका वास्ट एरिया है, ठीक है, लेकिन ये एक ब्रॉड है जो हमें पता होना चाहिए, और भी आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज देखा फ्लूइड का क्या क्लास होता है, देन उसके बाद हमने सॉलिड और फ्लूइड के डेफिनेशन देखा, फिर मैकेनिक्स देखा, फ्लूइड मैकेनिक्स एज ए सब्जेक्ट क्या होता है उसको देखा, देन उसका एप्लीकेशन देखा। तो आज को क्लास कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे।